हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम में आपको 4 वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं और आगे की वीडियोज़ में आपको इस लेसन का कंटिन्यू किया जाएगा। आपको जो है 4 लेसन के माध्यम से आपको ढेर सारे सवाल बताए गए हैं। अब 5वें लेसन में हम आपको बताते हैं कि जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो क्या होता है। जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के अंतर्गत कुल मिलाकर के 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रकार से प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या को ये क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो शेषफल 18 प्राप्त होता है, परंतु उस संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ये पहला टाइप का प्रश्न है। यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, एक आपको भाजक दिया गया होता है, एक आपको शेषफल दिया गया होता है। ठीक है, एक तरफ आपको भाजक दिया गया होता है, एक तरफ आपको शेषफल दिया गया होता है। तो भाजक के स्थान पे रखना कितना है, आपने एक बार डिवाइड किया था 91 से, जिसके बाद आपका रिमाइंडर आया था कितना, 18। अब उसके बाद क्या करना है, आपको भाग देना है 13 से। रिमाइंडर कितना आएगा वो आपको मालूम नहीं है, वही आपको ज्ञात करना है। अर्थात अगर 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये जो सवाल होते हैं ये इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये जो भाजक होता है इस भाजक को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो भाजक होता है ऊपर वाले भाजक को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अर्थात अगर आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भाग दे दिया जाए, अर्थात 18 को 13 से अगर भाग दे दें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 5। और यही हमारा 5 क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ पर अगर हम लिखे भाजक और यहाँ पर लिखे शेषफल, ठीक है, यहाँ पर लिखे भाजक, यहाँ लिखे शेषफल, ये 91 है और ये 18 है, ये आपका 13 है, ये आपका मालूम नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के अंतर्गत आपका ये आता है कि अगर आपने पढ़ा होगा, चूंकि भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या ऑलवेज क्या होता है, भाज्य संख्या के अंतर्गत क्या आता है, भाज्य संख्या बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का मतलब क्या होता है कि भाजक का क्या करना है, भागफल में गुणा करना है और शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको संख्या चाहिए तो इस पे आप रुक जाइए, इस पे आप स्टॉप हो जाइए। तो अंतिम रूप से आपने मान लिया क्या, आपका भागफल गया होगा कितना, 1 बार। आपका भागफल कितना गया होगा, 1 बार। तो आपका जो भाज्य वाली संख्या प्राप्त होती है, अर्थात भाज्य वाली संख्या जब प्राप्त करेंगे तो भाजक गुणे भागफल यानी 91 × 1 प्लस कितना, 18, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से अगर आप कर देते हैं तो 9 और 10, 109 आ जाएगा। टोटल वैल्यू आ जाएगी कितना, 109। बातें समझ में आ रही हैं। टोटल यानी अगर आपको संख्या का मान पूछा जाता है तो संख्या का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 109। अच्छा, अब ये पूछा जाएगा कि बताइए कि आपने भाजक के रूप में या भागफल के रूप में 1 क्यों ले लिया। भागफल के रूप में 1 इसलिए लिया गया कि जो भी संख्या आपको मिलेगा वो 91 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। कोई भी संख्या लेकर के 91 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो फैक्टर हो जाएगा किसका, 91 का।
ठीक है। तो एक इसलिए लिया गया ताकि आसानी से गुणा किया जा सके और इसको आसानी से जोड़ा जा सके। तो 109 ये आपका टोटल संख्या का वैल्यू आ गया। अगर 109 को आप 13 से डिवाइड करते हो, 13 से डिवाइड करते हो जो प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है, तो 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104। तो आपका यहाँ से भी जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 5। ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई सवाल दिया जाए तो आपको एक तरफ भाजक लिखना है और एक तरफ शेषफल लिखना है। भाजक के नीचे भाजक वाली संख्या, शेषफल के नीचे शेषफल वाली संख्या। हमेशा ये याद रखना है कि जो दूसरा भाजक होगा वो पहले भाजक का क्या होगा? मल्टीपल होगा, अर्थात दूसरा भाजक पहले भाजक को काट देगा। इसलिए जल्दी करने के लिए सवाल को इस नीचे वाले भाजक से डायरेक्ट शेषफल में आप डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा कितना जो आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नया मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों तक शेयर करिए। ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर कोई भी मतलब दुविधा नहीं होगी कि ये सवाल आपका छूट गया, वो सवाल आपका छूट गया। ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। जब किसी संख्या को डायरेक्ट बनाते हैं सवाल को, जब किसी संख्या को 189 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। जब कोई संख्या 189 से भाग दी जाती है तो उसमें शेषफल कितना आता है? 45 आता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? उसी संख्या को अगर 18 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाली जो डिजिट है, क्या ये 18 के मल्टीपल में है? बोलेंगे कि 18 के मल्टीपल में नहीं है। 18 के मल्टीपल में ये नहीं होगा, तो इस तरीके से सवाल आपको कभी पूछे नहीं जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू आता है, यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा? अलग आता है। हर बार जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, वहाँ का जो मान होगा वो चेंज होता चला जाएगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ का जो डिजिट दिया जाता है वो डिजिट हमेशा इस तरीके का दिया जाता है कि ऊपर वाली संख्या के मल्टीपल में ही होनी चाहिए। अर्थात अगर इस संख्या को 21 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है। आगे देखते हैं। अगर 21 का टेबल पढ़ते हैं तो 21 9 कितना होता है? 189। यानी ये जो दिया गया संख्या है ये 21 के मल्टीपल में है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ लाना है। अर्थात 45 को अगर हम डिवाइड कर रहे 21 से तो कितना बार आ जाएगा? 2 बार, और शेषफल कितना बचेगा? 3। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। यहाँ का शेषफल कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ओके। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया जाता है कि जब कोई संख्या 175 से भाग दी जाती है तो शेषफल 132 आता है। जब किसी संख्या को 175 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 132 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो संख्या है ये किसके मल्टीपल में है? 25 के मल्टीपल में है। तो 25 के मल्टीपल में होते ही क्या करना है आपको? 132 यानी जितना शेषफल रहेगा और जितने से देना है उसी से डायरेक्ट भाग दे दिया करिए। 25 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 बार में कितना जाएगा? 125, और 125 और 132 में से जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ का बच जाएगा कितना? 7, और यही 7 आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है। ये पहला पैटर्न था सवाल का। अब सवाल का जो दूसरा पैटर्न है वो क्या कहता है? सवाल के दूसरे पैटर्न के अनुसार प्रोसेस तो यही है, लगाने का जो तरीका है वो एग्जैक्ट यही है, लेकिन थोड़ा सा सवाल लंबा हो जाता है। ठीक है। जैसे सवाल दिया जाता है जब किसी संख्या को 3, 4, 5 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 3, 4, 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल आपका प्राप्त होता है कितना? 2, 3, 4। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2, 3, 4। यदि उस संख्या को 45 से भाग दिया जाए, उस संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो शेषफल कितना
प्राप्त होगा। बातों को समझते रहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं इसलिए ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं। अर्थात सवाल ये जो दूसरे टाइप का बनता है इस तरीके से बनता है कि जब कोई संख्या 3, 4, 5 से डिवाइड की जाती है तो शेषफल कितना आता है, 2, 3, 4 आता है। लेकिन उसी संख्या को अगर 45 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी आपका वही प्रोसेस है, एक तरफ भाजक लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। जब आपने 3 से भाग दिया तो कुछ और आया होगा, 4 से दिया तो कुछ और आया होगा, 5 से दिया तो कुछ और आएगा। यहाँ का शेषफल 2, यहाँ का शेषफल 3, यहाँ का शेषफल 4। हमने आपको अभी भी बताया था कि यहाँ अंतिम रूप से आपको मान कितना लेना है, एक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये छोटी संख्या होती है, आसानी से गुणा भाग किया जा सकता है। तो ये भागफल है, ये जो यहाँ पर लिखा जाता है ये क्या माना जाता है, ये भागफल है। तो इधर की साइड से चलिए और इधर की साइड से चलिए, इधर की साइड से गुणा होता है, इधर की साइड से जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 5 का एक बार 5 और 5 में 4 जोड़ दिए तो कितना, 9, ये बीच में काउंट करके रख दीजिए। फिर वही प्रोसेस यहाँ करिए गुणे का और यहाँ करिए ऐड का। तो 9 चौका 36 और 36 3 कितना हो जाएगा भाई, 36 3 हो जाएगा 39, 39। ठीक है, अभी और ऊपर जाना है, इसका इसके साथ लाइए, इसका इसके साथ लाइए, इसका इसके साथ लाएंगे तो 39 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 39 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 117। 117 में जब आप 2 जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है 119। ठीक है, 100 कितना बन जाएगा, 119। टोटल संख्या का जो वैल्यू था वो आपको मिल गया कितना, 119। अब आपको क्या करना है, आपको जितने से पूछा गया है उतने से आप डिवाइड कर दीजिए। उतने से जब आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ का जो रिमाइंडर होगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अर्थात इस संख्या का जो शेषफल होगा वो आपको कितना प्राप्त होगा, 29 प्राप्त होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओके, लगाते रहिए सवाल, लगातार अभ्यास करते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा सवाल। पैटर्न आपको जो भी बताया जा रहा है एकदम सरल तरीका बताया जा रहा है ताकि सवाल जल्दी से जल्दी कम समय में बन जाए। ठीक है, तो 3 से भाग दिया गया तो शेषफल 2, 4 से भाग दिया गया शेषफल 3, 5 से भाग दिया गया शेषफल 4। अंतिम रूप से हमने माना भाजक कितना, 1। इधर से चले तो गुणा किए, इधर चले तो जोड़ दिए। 5 × 9 5 में 4 जोड़े तो 9, 4 × 9 36 में 3 जोड़े तो 39, 3 का गुणा किया 39 में 117, 2 जोड़े तो 119। अब भाग देना है 45 से, तो 45 से भाग दिया तो 2 बार 90 और घटा दिए तो कितना आ गया, 29। ठीक है, और यही आपका क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप नीचे लगाते चले जाइए, आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सवाल आपसे ये दे दिया जाए, जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो शेषफल 2 और 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए पैटर्न तो आपका एक ही चल रहा है, पैटर्न के अनुसार अगर आप चलते हैं तो पैटर्न आपका एक ही है। 4 और 5 से भाग दिया गया, 4 से दिया गया, 5 से दिया गया। शेषफल यहाँ का 2 आया होगा, यहाँ का 3 आया होगा। तो आपको अंतिम रूप से यहाँ रखना कितना है, एक छोटी जी डिजिट रखना है ताकि आसानी से गुणा हो सके। 5 × 9 5 और 5 3 कितना, 8, 4 8 32 और 32 2 कितना, 34 यानी 34। ये सामने डिजिट निकल के आ जाएगी आपका 34। ये 34 आप यहाँ रख दीजिए। अब अंतिम रूप से जो सवाल में कहा गया 14 से जब आप भाग दे देंगे तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार 14 दूना 28, घटा देंगे तो ये 6 और यही 6 क्या होगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं। लगातार करते रहिए, अभ्यास करने से ही गणित सीखा जा सकता है। गणित ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको बैठ करके याद करते रहिए, याद नहीं किया जा सकता गणित को। आप लगातार सवाल को लगाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, बातों को समझने का प्रयास करिए और सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा सवाल लेते हैं। इसमें जब किसी संख्या को 2 3 7
से भाग दिया जाता है। ठीक है, जब किसी संख्या को 2, 3, 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1, 1 और 6 प्राप्त होता है। तो शेषफल 1, 1 और 6 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 25 से भाग दें, कितने से भाग देना है? 25 से भाग दें तो शेषफल बताइए, शेषफल कितना प्राप्त होगा? पैटर्न आपका सेम है, भाजक एक तरफ लिखना है, शेषफल एक तरफ लिखना है। आपको एक टाइप के 2 सवाल 3 सवाल इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको सवाल हल करने का जो तरीका है वो आसानी से आ जाए और आप भी अपने सवालों को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, 2 से 1 दिए, 3 से दिए, 7 से दिए, 1 हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया, सॉरी 6 हो गया। अंतिम रूप से भागफल मान लिए 1, तो 7 × 9 7 और 7 6 कितना? 13, 13 × 3 39, 39 से कितना? 40, 40 दूना 80 और 1 कितना? 81। टोटल जो डिजिट आएगा वो आएगा कितना? 81। तो 81 को आपको डिवाइड करना है कितना? 25 से। 81 को 25 से डिवाइड करना है तो 3 बार जाएगा 75 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर निकल के आएगा कितना? 6। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। ठीक है, अच्छा आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल आपका बनेगा, ये रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे लाभ हुआ। ठीक है, अब आते हैं भाज्यता के ऊपर। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता, भाज्यता का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या किस प्रकार से डिविजिबल होगी, कोई संख्या एक दूसरे प्रकार से किस तरीके से कट जाएगी। ठीक है, इसके का जो सवाल पूछा जाता है वो थ्योरी टाइप का भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है। जैसे सवाल की अगर बात की जाए तो सवाल आपका बनता है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? ठीक है, अब आते हैं सवाल के ऊपर। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? अब यहाँ पर दो क्रमागत विषम संख्या की बात की गई है, तो दो क्रमागत विषम संख्या आप कुछ भी ले लीजिए। तो दो क्रमागत विषम संख्या जब आप लेते हैं तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाता है। अगर आप छोटी संख्या को पहले ले लेते हैं तो घटाने में आपको माइनस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या को पहले लीजिए, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार किया क्या गया है? दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्या ली गई है, इनका वर्ग किया गया, उनके अंतर का मतलब क्या? घटाना, घटा दिया गया। ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा ये पूछा गया है सवाल में, किससे कटेगा? ये थ्योरी है और थ्योरी देखिए किस तरीके से है। यहाँ का कर देंगे तो 9 - 1 और यहाँ से कर देंगे तो 25 - 9 और यहाँ से कर देंगे तो 49 - 25 और यहाँ से कर देंगे तो 81 - 49। यहाँ का अगर वैल्यू निकालते हो तो 8, यहाँ का निकालते हो तो 16, यहाँ का निकालते हो तो 24 और यहाँ का निकालते हो तो कितना? 32। आप देखते जाएंगे जो भी आपको मल्टीपल मिलेगा वो टेबल मिल जाएगा किसका? 8 का। 8 का एक टेबल मिल जा रहा है आपको, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32। जैसे जैसे आप विषम संख्याओं का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेबल का मान बढ़ता चला जाएगा। अर्थात
सबसे जो छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या का टेबल चल रहा है, तो वही संख्या क्या होगी आपकी उत्तर निकल करके आएगी, क्योंकि ये 8 जो है वो सबको डिवाइड कर सकता है, 16 हो चाहे 24 हो चाहे 32 हो चाहे 40 हो, ठीक है, वो सबको डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर 16 आंसर देना चाहे तो ये गलत हो जाएगा। ये 16 बाकी नीचे की संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये 16 8 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इस 24 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए उत्तर में आपका वो संख्या आएगा जो क्या होगा, टेबल के रूप में होगा, यानी जिससे सभी संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका दूसरा, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हैं, और a माइनस बी बराबर अगर सम संख्या हो, a माइनस बी बराबर सम संख्या हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा। दो सवाल इसमें हम बना दे रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, और एक बार दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। यहां पर दिया गया है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां पर कंडीशन क्या है, a में से अगर b वाला घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए। तो सम मिलने का जो कंडीशन होता है वो किस दशा में हो सकता है, सम आपको कौन कौन सी अवस्थाओं में मिल सकता है। पहले ये तरीका आप समझिए कि सम संख्या अगर आपको पाना है तो वो किस तरीके से हो सकता है। अगर हम सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो हमें ऑलवेज सम संख्या प्राप्त होती है। पहला कंडीशन, अगर हम सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो हमें सदैव क्या मिलता है, सम संख्या मिलती है। अगर हम विषम संख्या में से सम संख्या घटा दें, विषम संख्या में से विषम संख्या घटा दें, तब भी हमारा ऑलवेज क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलता है। दो ही कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें सदैव क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। जैसे 4 में से 2 घटाए तो 2 आया सम संख्या, और यहाँ 3 में से 1 घटाए 2 सम आया सम संख्या। ठीक है, तो हमेशा या तो सम में से सम घटाइए या तो विषम में से विषम घटाइए, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका दोनों में सेम आएगा, यानी सम यहाँ भी आएगा, सम यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान बढ़ा देते हैं। a का मान अगर हम बढ़ा दें तो a का मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हो, ये थ्योरी है, थ्योरी में आप मान ले करके चलते हैं। ठीक है, तो a का लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस कितना, 6 का स्क्वायर। एक तो सम संख्या इस कंडीशन पे बन जाएगा, यानी a माइनस बी, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, 6 माइनस 4 बराबर 2, 8 माइनस 6 बराबर 2। ठीक है, एक सम संख्या लिखा गया। अब इधर हम विषम संख्या को लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। केवल आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है, वैसे तो डायरेक्ट भी बताया जा सकता है कि इसका उत्तर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप करते हो तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू टोटल कितना, 20। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिए। 4 का 16 2 का 4 टोटल कितना, 20। 6 का 36 4 का 16, 36 और 16 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 52। आगे अगर करके देखिए तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, टोटल कितना, 100। ठीक, टोटल कितना, 100। अब यहाँ का निकाल के देखिए, यहाँ का निकाल के देखिए तो कितना आया, 8। यहाँ का निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, 25, और यहाँ से ये टोटल कितना आ जाएगा, 16। यहाँ का अगर निकाल के देखते हो तो 49, और आ जाएगा कितना, 24। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है। अगर यहाँ का कॉमन डिफरेंस देखा जाए, यहाँ का अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 52 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32, और यहाँ आपका 100 में से 52 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, और यहाँ का अगर देखते हैं तो ये इंटरवल इसका सेम आ रहा है, कितना, 8 8 का। ठीक है, यहाँ का इंटरवल आपका सेम आ रहा है 8 8 का,
लेकिन यहाँ का इंटरवल अगर आप देखेंगे तो इसका इंटरवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आगे जैसे ही जाते हैं आप 10 का स्क्वायर प्लस कितना करते हैं 8 का स्क्वायर, तो 10 का 100 हो जाता है और 8 का कितना 64, यानी टोटल कितना 164। यहाँ का डिफरेंस बढ़ के हो गया कितना 64। अब इसमें से कुछ करते नहीं हैं, यहाँ पर एक संख्या ले लीजिए 20 और एक संख्या यहाँ का इसका ले लीजिए कितना 8। 20 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, 20 और 8 का निकाल लीजिए क्या मंसा, 20 और 8 का मंसा निकाल लीजिए। मंसा जैसे ही निकालेंगे तो मंसा बराबर वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में क्या होती है कॉमन पाई जाती है। तो इसको अगर हम फैक्टर बनाएं तो कितना लिख सकते हैं 4 गुणे 5। इसका अगर हम फैक्टर बनाएं तो 4 गुणे कितना 2। तो दोनों संख्याओं में क्या मिला आपको 4, और यही 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, इतना याद रखिएगा, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और a माइनस b बराबर क्या हो हमेशा सम संख्या हो, तो चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, अगर ये पूछा जाए तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा जाए तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे 8 से डिविजिबल होगा। दोनों संख्याओं का इसमें बताया गया। ठीक है, दोनों संख्याओं का मतलब क्या है, ये मत सोचिएगा इसका लिया गया इसका लिया गया। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, दोनों कंडीशन दिए गए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ जो 52 लिखा गया और 20 लिखा गया है इसी लिस्ट का निकाल सकते हो। 52 और 20 का निकालेंगे तो 13 चौका 52, और यहाँ से अगर निकालते हो तो 4 पंजे 20। दोनों में क्या कॉमन 4 कॉमन, तो यहाँ का उत्तर तो कितना आएगा 4, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 4, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8। दो सवाल इसमें आपको दिए गए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल इक्वल टू 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल इक्वल टू 8। बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये दो सवाल आपको दिए गए, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, तो कितने से भाई 4 से, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो भाई किससे विभाज्य होगा, फिर आपका 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, दो कंडीशन होते हैं इसके लिए। हमने क्या कहा, माइनस अगर पूछेगा तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। कंडीशन आपके बनते हैं दो। कंडीशन दो इसलिए बनता है कि सम संख्या भी पूछा जाता है, यहाँ पर सम संख्या है तो सम संख्या के लिए दो कंडीशन बन रहा है आपका, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। एक बार सम में से सम घटाए, एक बार विषम में से विषम घटाए, तो दोनों कंडीशन में क्या आया सम आया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, एक सम का लिया था एक विषम का लिया था, इसलिए यहाँ का भी रिजल्ट देखेंगे तो ऑलवेज डिविजिबल इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो वो 4 से, अलग अलग रहेगा तो फिर 4 और 8 से। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। तो अब आपको हम बताते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न, जैसे कि पूछा जाता है कि दो संख्याओं में इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है कितना ज़्यादा है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपका जानवरों के ऊपर जो आधारित प्रश्न होते हैं, कुल सिरों की संख्या इतनी है, कुल पैरों की संख्या इतनी है। उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के जो प्रश्न होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है आपको, तब तक के लिए जो पीछे वाले वीडियोज़ हैं जो आपको बताए गए हैं उसको आप लगातार कंटिन्यू करके लगाते रहिए, बातों को समझते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।